हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। एक अजीब, एक नई किस्म की बहस शुरू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अपने जो नुमाइंदे भेजने हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जिन्हें प्रत्याशी कहा जाता है, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दें और साथ में ये भी बताएं कि आखिर क्या मजबूरी है कि ये क्रिमिनल्स को ही इलेक्शन आप लड़वाना चाहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। हमें इस वक्त याद आता है सेशन का दौर, जब वो चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने बहुत सी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। ये ऐसे वक्त में है कि जबकि बीजेपी के ख़ास तौर पर, हालांकि सभी पार्टियों में अपराधी पृष्ठभूमि के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, लेकिन बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी एक साउथ में, कर्नाटक में शायद, एक ऐसे मिनिस्टर को, एक ऐसे आदमी को मिनिस्टर बनाया खनन का, माइंस का, जिस पर ख़ुद बहुत से मुकदमे हैं खनन की चोरी के। तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही दिलचस्प है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वदूद साजिद साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानून की ख़बरों को बहुत नज़दीकी से, बारीकी से देखते हैं। वदूद साजिद साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि क्या ये फ़ैसला क्या है और इसका क्या असर होगा, क्या उम्मीद लगती है आपको? जी देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये ताज़ा फैसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच का एक हुक्म है। फैसला सितंबर 2018 में आया था। 5 जजों की बेंच ने एक फ़ैसला किया था और वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ADR। उसने बहुत दिन पहले केस किया था कि साहब, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुजरिमाना जहनियत वाले, यानी क्रिमिनल्स, और ऐसे लोग जिन पर क्राइम के केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे रहती है। तो पार्लियामेंट में यही लोग जाकर फिर उसी जहनियत से काम करते हैं और कोई अच्छी बात निकल कर सामने नहीं आती, चूँकि इनकी जहनियत मुजरिमाना होती है। उसकी बड़ी मिसाल यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपने ही खिलाफ फैसले मुकदमे वापस ले लिए। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही अहम पटिशन थी और सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी यानी 5 जजों की बेंच का एक बहुत अहम फैसला था सितंबर 2018 में, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा गया था कि आप मुजरिमाना जहनियत रखने वालों को अगर टिकट दे रहे हैं तो आपको ये बताना होगा, न सिर्फ जहनियत बल्कि मुजरिमाना बैकग्राउंड। हाँ। और ये बताना होगा कि पहली बात तो ये बताना होगा कि आपने इन्हीं को क्यों टिकट दिया जब इन पर केसेस चल रहे हैं। दूसरा, आपको ये मैंडेटरी होगा कि आप ये बताएंगे कि साहब, इन पर क्या केस है, क्या चार्ज है, इल्ज़ामात किस तरह, यानी ये लाजिम होगा बताना। ये मैंडेटरी लाजिम होगा। हाँ। ज़रूरी होगा। हाँ। और ये वोटरों को बताना होगा और ये पब्लिकली एक लोकल अखबार में और एक नेशनल अखबार में बताना होगा। और अब जो ताज़ा फैसला आया है उसमें तो यहाँ तक कह दिया है 2 रुकनी जजेस की बेंच ने कि सोशल मीडिया पे भी डालना होगा, जो पार्टीज़ का ऑफिशियल सोशल नेटवर्क है, जो उनकी वेबसाइट है, जो उनकी वेबसाइट है, ट्विटर है, और दूसरे प्लेटफॉर्म है, उन पर बताना होगा कि हमने इस कैंडिडेट को वो टिकट दिया है, इस पर इतने केसेस हैं। यहाँ तक कि अदालत का नाम बताना होगा, किस अदालत में है, अदालत का नंबर और केस नंबर, और चार्जेस फ्रेम हुए या नहीं, ये सब बताना होगा। इसके साथ ये भी बताना होगा कि उसके अंदर आपने ऐसी क्या सलाहियत देखी, तालीमी सलाहियत क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी मेरिट क्या है, कि अगर ऐसा कोई कैंडिडेट आपके सामने मौजूद था, यानी टिकट सीकर, कि जिसके ऊपर कोई केस नहीं था, बेदाग था वो, उसको आपने टिकट ना देकर इस दागदार को क्यों दिया, ये सब बताना होगा। तो दरअसल ये फैसला 2018 में, सितंबर 2018 में हो गया था। और जब 5 जजों की बेंच फैसला देती है तो वो ऑलमोस्ट फाइनल माना जाता है। और उसे याद रखिएगा, मैं इस पॉइंट पे बाद में बात करूँगा, कि उसे एक तरह से कानून माना जाता है, रूलिंग जब आ जाती है। जैसे बाबरी मस्जिद का रिसेंट जो केस है, उसमें फैसला किसी भी तरह दिया गया हो, कैसा भी दिया गया हो, उस पर पार्टीज़ एग्री हो ना हो, लेकिन वो चूँकि 5 जजों की बेंच ने दे दिया, जब तक 7 जजों की बेंच उसको
ओवर रूल ना कर दे तब तक ये कानून है बना हुआ। तो अब आप देखिए कि हम आज फरवरी 2020 में बात कर रहे हैं। जी जी जी। और ये प्रोग्राम 15 फरवरी 2020 को रिलीज हो रहा है। जी जी। सितंबर 2018 में ये 5 जजों की बेंच का हुक्म था। मैं वही समझना कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उस पर अमल नहीं हुआ। उसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज ने ये 1.5 साल ऐसे ही गुजार दिया और इन 1.5 सालों में कई इलेक्शन हुए। जी जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नेशनल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस और बाकी दूसरे जितने भी इलेक्शंस हैं सब में ये इंश्योर किया जाएगा, यानी इससे पंचायती इलेक्शन भी अलग नहीं है। अरे साहब, इस हद तक होता है कि क्रिमिनल जेल में होता है और उसका इलेक्शन लड़ लिया जाता है और वो जीत जाता है। वो जीत जाता है। तो देखिए, तो जब इस हुक्म पर अमल नहीं किया पार्टीज ने, तो फिर ये एडीआर वापस गई कोर्ट के सामने और कहा कि साहब कंटेम्प्ट का केस चलाइए, क्योंकि पार्टीज ने आपका हुक्म नहीं माना। बताइए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, फैसला हुए हुए 1.5 साल हो गया, ना सेंट्रल ना बीजेपी ने उस पर अमल किया, ना कांग्रेस ने, ना किसी पार्टी ने नहीं किया। और ये सियासी जमातें वो हैं जो हमारा मुल्क चलाती हैं। जी हाँ, मैं अभी यानी मुल्क चलाने वाले लोग कानून नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से लाचार नजर आता है। इतने लंबे अरसे तक उस पर अमल नहीं होता, ये उनका हाल है जो हमारी हुकूमत चलाने वाले लोग हैं। जी जी। तो आखिर कहाँ इंसाफ, कैसे, क्या? अब आप देखिए कि ये जो दो जजों की बेंच है जिसमें ताज़ा जो हुक्म दिया है, उसमें दरअसल आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 के अंडर ये हुक्म दिया है। ये दोनों जो वो हैं दफात, ये डील करती हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ताल्लुक से, यानी कि अदालत ने इस पर बहुत सख्त नोटिस लिया है। और अगर अब पार्टीज ने अदालत का ये कहना ना माना, जो 11 पॉइंट्स दिए हैं अदालत ने, और जो पहला फैसला था उसको कहा है कि उसको दोबारा पढ़िए और उस पर एक एक लफ्ज़ पर अमल करिए, तो अगर ये पार्टीज ने अब अमल ना किया, अब जो इलेक्शन होने वाला है बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार में अगर सारी पार्टियों ने या किसी भी एक पार्टी ने जराइम पेशा या मुजरिमाना केसेस वाले, यानी जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अगर उनमें से किसी को टिकट दिया तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा, बल्कि सज़ा मिलेगी। अच्छा, अब से पहले शायद ये कहा जाता था कि जब तक गुनाह साबित ना हो जाए, कन्विक्ट ना हो जाए, तब तक उस पर ये बात नहीं होगी। लेकिन अब ये जो केस चल रहा है वाली हालत जो है, देखिए ये बात सही है। लेकिन अदालत ने इसीलिए ये कहा है कि आपको केस की नौइयत बतानी होगी कि केस किस तरह का है। कोई बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध तो नहीं है, यानी किसी का कत्ल किया है। अब अगर कत्ल किया है, किसी का सबूत अभी कोई नहीं है, वो तो अदालत में साबित होगा। लेकिन ऐसे ही कोई किसी के खिलाफ 302 का केस नहीं कर देगा। पुलिस बगैर तफ्तीश के गिरफ्तार नहीं करती, वो जेल नहीं जाता। जज भी प्राइमा फेशाई, यानी कि शुरुआती देखने में अगर जज को ये लगे कि हाँ कत्ल इसी ने किया होगा, तो वो उसको रिमांड पे भेज देता है। 14 दिन की ज़मानत नहीं मिलती। तो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, तो ये सब बताना होगा। चार्जेस अगर फ्रेम हो गए हैं तो फिर तो टिकट देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब तो सिर्फ केस चलना रह गया। चार्जेस अगर फ्रेम हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो सबूत होगा। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताना चाहता हूँ, पहले ये ख़त्म कर दूँ। तो ये जो 2 जजों की बेंच ने अब ऑर्डर दिया है, ये समझ लीजिए कि बहुत मजबूर होकर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। यानी अब अगर एक केस भी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन को बताएंगी, और अगर इलेक्शन कमीशन कोई गड़बड़ देखें तो फौरन सुप्रीम कोर्ट को बताएं। यानी सुप्रीम कोर्ट अब इसके लिए तैयार है, एक तरह से मॉनिटर करने के लिए तैयार है कि अगर अब किसी भी पार्टी ने, मिसाल के तौर पर बिहार का इलेक्शन है, उसमें इसका ख्याल न रखा जो फैसला दिया गया है, और किसी ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिस पर केसेस हैं, चल रहे हैं, या वो उसकी बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, पता है लोगों को कि ये मारधाड़ करता फिरता है, कत्ल किया हुआ है, सज़ा याफ्ता है, और फिर इसको टिकट दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को जाकर शिकायत की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलाएगा, बल्कि फ़ौरन उस पार्टी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला करेगा। मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 2019 की लोकसभा में
कितने क्रिमिनल पहुंचे हुए हैं। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए आप। हाँ। तो मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं छोटी पार्टी से शुरू करता हूँ, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो वेस्ट बंगाल की पार्टी है, ममता बनर्जी की है। वहाँ स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है और यहाँ लोकसभा में उनके 22 मेंबर हैं, यानी लोकसभा के 22 मेंबर पार्लियामेंट हैं। जी जी। तो उनमें से 22 में से 9 क्रिमिनल वाले हैं जिनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। अच्छा। यानी 41%। लेकिन चूंकि तादाद कम है 22, तो 22 में से 9, लेकिन बहरहाल परसेंटेज 41 है। फिर हम आते हैं इससे थोड़ा और ऊपर, जेडीयू। ऊपर तो नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। जेडीयू जो बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी है, जिसके साथ मिलकर बीजेपी ने गवर्नमेंट बना रखी है। जी जी। तो जेडीयू की 16 सीटें हैं और 13 क्रिमिनल हैं, यानी 81% क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग, यानी सबसे ज्यादा जो है अगर हैं तो वो जेडीयू के हैं, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, नीतीश कुमार को, यानी कि जिनका चेहरा बड़ा साफ है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं के हैं, 81% क्रिमिनल। उसके बाद फिर हम आते हैं डीएमके, जो तमिलनाडु की एक पार्टी है जिसकी इस वक्त सरकार नहीं है, जो अपोजिशन में है, लेकिन कांग्रेस से उसका अलायंस है। तो उसके 23 मेंबर पार्लियामेंट हैं। 23 में से 10 मेंबर पार्लियामेंट वो हैं जिन पर क्राइम के केसेस चल रहे हैं, यानी ये 43% हुआ। जी। तो ये बहरहाल तृणमूल से ज़्यादा है, लेकिन जेडीयू से कम है। अब आइए कांग्रेस पर। कांग्रेस के इस समय 2019 की लोकसभा में 51 मेंबर पार्लियामेंट है। उन 51 में से 29 यानी 29 मेंबर पार्लियामेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। जी जी। और ये टोटल हुआ 57%। जी। तो अब हम आ जाते हैं बीजेपी पर, जो इस वक्त पूरे मुल्क में हुकूमत कर रही है। जी जी। और कई स्टेट में भी उसकी सरकार है, और जो बहुत अपने आप को साफ सुथरा कहते हैं, और बाकी उनके अलावा सब जो है भ्रष्ट भी हैं और देशद्रोह भी हैं और देशभक्त भी नहीं है। तो उनकी टोटल सीटें हैं 301 पार्लियामेंट में, 301। गौर कीजिएगा, 301 का मतलब ये हुआ कि उन्हें सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। 276 में सरकार बन जाती है। जी। सॉरी, 272 में, 272 से ज़्यादा है उनकी 301। तो अगर उनके सारे अलायंस वाले भी उनसे अलग हो जाएं टूटकर, तब भी उनकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी। तो ऐसी पार्टी की 301 में से 116 मेंबर पार्लियामेंट क्राइम बैकग्राउंड के हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड, यानी ये टोटल कितना हुआ 39%। कहने को ये परसेंटेज बहुत कम है। जो सबसे कम है तृणमूल, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट में, उससे भी कम है 39%। लेकिन चूंकि इसके मेंबर पार्लियामेंट ज़्यादा हैं, जी, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के पास हैं। उन्हीं में से वो भी हैं चिन्मय आनंद, दित्यानंद, फलाने आनंद, और ये स्वामी और वो स्वामी, उन्हीं में योगी भी हैं, ठाकुर भी हैं, और ये प्रज्ञा ठाकुर, ये तो बिल्कुल ही रिसेंट केस है। बिल्कुल प्रज्ञा ठाकुर। तो अब आप देखिए कि अब देखना ये होगा कि ये 2019 में तो बहरहाल ये तो चले गए अंदर, ये तो बाहर अब आएंगे नहीं पार्लियामेंट से। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो आइंदा इलेक्शन हो रहे हैं उनमें ये पार्टियां क्या अमल करती हैं। मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक सवाल किया था शुरू में, बहुत अच्छा, कि आखिर ये क्यों देती हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड को पार्टीज, जबकि 2018 में फैसला हो गया, उसके बावजूद क्यों दे दिया टिकट। यूपी में बहुत सारे हैं, और जो स्टेट असेंबलीज में हैं वो भी क्रिमिनल पहुंचे हुए हैं, वो भी बड़ी तादाद है। अगर उस सबको निकाला जाए तो बहुत बड़ी तादाद बैठेगी। तो मैं यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि वही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में कही है कि विनेबिलिटी, यानी कि जीतने की सलाहियत, यानी जीतने की पोजीशन ही काफ़ी नहीं है कि साहब चूंकि ये जीत सकता है इसलिए हमने इसको टिकट दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि कल आप आके यही कहेंगे साहब हमने इनको इसलिए दिया है कि ये जीतने की पोजीशन में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये कोई जवाब नहीं होगा, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। हाँ, चूंकि फिर सुधार आ ही नहीं सकता। हाँ, आ ही नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अर्ज करना चाह रहा हूँ, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, अपनी 40 साल की जो होश की ज़िंदगी है, कि क्रिमिनल को क्यों दिया जाता है टिकट। तो उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि वो ठाकड़ होता है, लोग उससे डरते हैं, लोगों को पता चलेगा बाद में जब कि फलां ने वोट नहीं दिया था, तो वो मारधाड़ करेगा, पिटाई करेगा, जान से भी मार सकता है। और ऐसे केसेस पंचायतों में आप खूब देखते होंगे, बहुत होते हैं, और यूपी में तो बहुत हुए हैं। तो मारधाड़ के केस बहुत हुए हैं, बिहार में कई केस हो गए
कि जीतने वाले हारने वाले कैंडिडेट ने जो है कई वोटरों को मार दिया जाकर, प्रधानों को मार देते हैं, और प्रधानी के इलेक्शन में भी खूब कत्ल होते हैं। जी जी। तो एक तो ये पार्टियां इसलिए देती है कि ये धाकड़ हैं और लोग इनसे डरेंगे, इसलिए इनको वोट दे देंगे। तो अब आप देख लीजिए कि शुरू में ही इतनी बदनीयती है कि हम लोगों को डरा धमका के वोट लेंगे, यानी डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी का असल वो खत्म, और खिदमत का जो एक जज्बा होना चाहिए वो भी खत्म। क्योंकि जब आप डराकर वोट ले रहे हैं तो आप क्या खिदमत करेंगे? जी जी बिल्कुल। आप हाथ जोड़कर जब वोट मांगेंगे तो समझा जाएगा कि भाई आपका खिदमत का एक जज्बा है। यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, 2019 ये जो 2020 का दिल्ली असेंबली का इलेक्शन हुआ है, इसमें इंतहाई दर्जे की गलाजत बखेरी गई है, बहुत बुरा इलेक्शन हुआ है, लोगों ने गालियां तक दी हैं, गोली तक मारने को कहा है, लोगों को गद्दार कहा गया है, देशभक्त देशद्रोह कहा गया है, और पाकिस्तानी तक कह दिया गया है, और जगह और खाने तक का नाम हिंदू और मुसलमान हो गया है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे वज़ीर दाखिला जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की। तो अब उनका एक इंटरव्यू आया है, जी मैं वही कहने वाला था, टाइम्स नाउ में उन्होंने टाइम्स नाउ के कॉन्क्लेव में उन्होंने ये बात कही है, और शर्मिंदगी उन्हें बहुत खुदा जाने ज़ाहिरी है या छुपी हुई अंदर दिल में भी है कि साहब हमारे लोगों ने जो गलत बयान दिए हैं उन्हें नहीं देना चाहिए था, शायद उसकी वजह से हम हारे हैं, और हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था और वैसा नहीं कहना चाहिए था। अरे भाई, ये आपको बात आज पता चली? और आप तो मुसलसल पूरा देश चला रहे हैं। नहीं, आप खुद वही जबान बोल रहे थे कमोबेश, और आप खुद वही। अच्छा, और सुनिए बड़े मजे की बात, शाहीन बाग में करंट लगे और क्या क्या, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और जावड़ेकर, इन सब के गंदे बयानात को तो उन्होंने ये कहा कि ये नहीं देने चाहिए थे, गलत हुआ। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि साहब ऐसा बयान तो आपने भी दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो दिया था वो ठीक था। तो ये क्या क्रिमिनल ज़हनियत नहीं है? जी जी जी, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और इन पे तो केस चला। ये तो 2 साल गुजरात से बाहर रहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। तो ये बहुत ही दिलचस्प कानून है। देखिए, प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले मैं एक बात आपको बताऊं। जब 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, और उसके बाद उमा भारती जो बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर थी, उनका एक इंटरव्यू था टेलीविज़न पर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आखिर होता क्या है। ये जो अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि मैं मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ और मुझे बड़ी नफ़रत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये उमा भारती ने कहा था ऑन रिकॉर्ड, और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो वो काम कर रही थी जो पार्टी ने मुझे दिया था। तो ये परवेश हों या कोई दूसरे हों, जिन्होंने भी बयान दिए हैं वो पार्टी के कहने से दिए हैं, बाई चांस किसी इंडिविजुअल की चॉइस नहीं हो सकती। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने उनसे अलग कर लिया था, उनको आपने अलग क्यों नहीं किया पार्टी से? जी जी, आपने कहा उनके बयान से हमने खुद को अलग कर लिया। अरे बयान से नहीं, आप उनको अपनी पार्टी से अलग करिए। नहीं, अब आप पार्टी से अलग कर दीजिए ना, कर दीजिए। हाँ, अभी क्या दे रहे हैं? मुसलमान क्या, बल्कि इस देश का सेकुलर जनता आपके आभारी रहेगी। और अब उन्होंने एक ताज़ा बता दूं, हालांकि इस एपिसोड से मुताल्लिक नहीं है ये बात, लेकिन बताइए। उन्होंने शाहीन बाग वालों से कहा है कि मैं आपसे बातचीत के लिए तैयार हूं, और आप मुझसे वक्त मांगेंगे तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर समय दे दूंगा। मैं खुद नहीं आऊँगा, यही तो बात हुई ना। हाँ, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। ये देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और आम तौर पर वैसे नहीं मिलती, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने जो ज़ाती तजुर्बात हैं इतने लंबे। और मैं एक बात आपको रोक के एक और अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं आवाम से, नाजरीन से और लोगों से कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत शानदार फैसला 18 में दिया था, और आज कल जो दो जजेस ने इस पर इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर दिए हैं नाराज़गी के साथ, ये आप भी मॉनिटर कीजिए। और अपने लोकल MLA को, अगर किसी उम्मीदवार को टिकट दिया है पार्टी ने, तो पार्टी से पूछिए कि आपने इस क्रिमिनल बैकग्राउंड को टिकट क्यों दिया है, हम तो इसको वोट नहीं देंगे। और ज़रूरत पड़ने पर शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट ऐसे इश्यूज पर भी होने चाहिए, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।